हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन के जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या यूपी पेट, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके लिए उन एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, हम उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। 30 प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं प्यारे दोस्तों, और आप इन 30 प्रश्नों को जो है मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा और लास्ट में हमें ये आप जरूर बताएं कि इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं क्लास की तरफ। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? बताएं, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत में संविधान को जो अपनाया गया वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब हम जान लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है ये लागू किया गया था। क्या किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। आपसे पूछ ले कि लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। एक प्रश्न और बनता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये कब किया गया था? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब किया गया था प्यारे दोस्तों? 24 जनवरी को किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक किया गया था। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है आपके एग्जाम में कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई को 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को अपनाया था। और राष्ट्रीय गान की बात कर लें, यहाँ ध्वज की बात आई है तो हम राष्ट्रीय गान की भी बात कर लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। कब? 24 जनवरी 1950 को भी जो है राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया था। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत में संविधान को अपनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। 1917 में जो है कलकत्ता के अधिवेशन में इनको जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछ ले तो पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू थी। और कांग्रेस की जो है ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी। भारतीय महिला पूछे तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग का जो है स्थापना किया था किसने? एनी बेसेंट ने मिलकर। कब किया था होम रूल की स्थापना? 1916 में। कब किया था प्यारे दोस्तों? 1916 में जो है लोकमान्य तिलक के साथ जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1916 में। कौन कौन थे? एनी बेसेंट और जो है लोकमान्य तिलक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के दक्षिणी क्षेत्र से हुई थी। कहाँ से हुई थी प्यारे दोस्तों? भारत के दक्षिणी क्षेत्र से जो है ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है इसका आयोजित पहला किसको माना जाता है कि पहला भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। किसने किया था प्यारे दोस्तों? रामानुजाचार्य ने जो है रामानुजाचार्य ने जो है रामानुजाचार्य ने आयोजित किया था पहला भक्ति आंदोलन।
पहला भक्ति आंदोलन कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत की जो है तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों से ये शुरुआत हुआ था और उत्तर भारत की तरफ ये फैला था। उत्तर भारत में अगर बात कर लें कि भक्ति आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, 15वीं शताब्दी में जो है ये पूर्ण रूपेण से पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश का शासन रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि की बात कर लें तो तुगलक डायनेस्टी का जो है सबसे अधिक लंबे समय तक का शासन रहा था। दिल्ली सल्तनत में आपसे प्रश्न पूछ लेता है कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 5 राजवंश का शासन इस पर था। कौन कौन से दोस्तों? गुलाब वंश का शासन था। अच्छा, पहले तो हम बता दें कि दिल्ली सल्तनत की जो टाइम पीरियड था पूरा 5 वंश की अगर हम इसकी बात कर लें तो 1206 से 1526 तक का था सफर इनका, दिल्ली डायनेस्टी का। इनमें कुल 5 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे? 5 वंश। कौन कौन से वंश हुए थे अगर हम इस पर बात कर लें तो पहला आता है आपका गुलाब वंश। कौन सा वंश? गुलाब वंश। अच्छा, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भैया? 1226 में। ठीक है, किसने किया था? अगर आपसे पूछ ले कि गुलाब वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। दूसरा वंश आता है दोस्तों, दूसरा वंश खिलजी वंश आता है। कौन सा? खिलजी वंश। दूसरा आपका आता है खिलजी वंश। तीसरे की बात कर लें तुगलक को, मैंने बताया जो सबसे अधिक टाइम पीरियड तक इनका समय रहा है। किसका? तुगलक डायनेस्टी का। अच्छा, क्या डायनेस्टी का समय पीरियड क्या रहा है अगर इस पर हम बात कर लें तो 1320 से प्यारे दोस्तों 1414 तक का सफर इनका रहा है। कितना? 1320 ईस्वी से 1414 तक का। और अगर हम गुलाब वंश की बात कर लें तो 1206 से 1290 तक ये गुलाब वंश का था। खिलजी वंश की बात कर लें तो खिलजी वंश जो है 1290 से प्यारे दोस्तों 1290 से 1320 तक रहा था। कौन? खिलजी वंश रहा था। अब आता है सैयद वंश। सैयद वंश की बात कर लें प्यारे दोस्तों तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहा था वो आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा आप प्यार से कि 1414 से लेकर 1450 तक। किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉरी, यहाँ पे 15 हो गया, 1450 तक ये सैयद वंश का था। चौथा, 5वें की अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों तो आता है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश का अगर आपसे टाइम पीरियड प्यारे दोस्तों पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि भैया 1450 से जो है 1526 तक का किसका समय रहा है? लोधी वंश का। तो ये रहे 5 डायनेस्टी। कौन कौन से? गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये जो है दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश। इसका ट्रिक है, आप अगर याद करना चाहेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो ट्रिक है अगर आपसे बता दे, गुल खिले तो सांस लो। गुल खिले तो सांस लो, ये ट्रिक है प्यारे दोस्तों। गुल खिले तो सांस लो। अब बात आती है, गु से हो गया गुलाब वंश, खी से खिलजी वंश हो गया, तो से हो गया आपका तुगलक, ठीक है, और सांस से सांस लेने में सक हो गया सैयद वंश, और सांस लो से हो गया लोधी वंश। तो क्या हो गया? गुल खिले तो सांस लो। ये दिल्ली सल्तनत को याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो कुचिपुड़ी की बात करें प्यारे दोस्तों, ये कहाँ का है? ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सॉरी, इससे रिलेटेड और हम जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे नौटंकी होता है प्यारे दोस्तों, नौटंकी होता है, रासलीला होता है, कजरी होती है, ये पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है कजरी, ठीक है, और रामलीला, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का हो गया। आंध्र प्रदेश का अगर आपसे पूछ ले प्यारे दोस्तों तो वीरानट्यम, बुट्टा बोमलू, और आपका आता है कि भांगकल्पम, डप्पू, तपेता, गुल्लू,
ये जो अगर आपसे नृत्य पूछे कहाँ के हैं तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। और केरल की बात करें प्यारे दोस्तों तो केरल का आ जाता है कथकली। कथकली कथकली मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। तमिलनाडु की बात करें प्यारे दोस्तों तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कूमी, कोल्टम और कवाडी अट्टम ये कहाँ का है प्यारे दोस्तों? ये तमिलनाडु। कुचिपुड़ी मैंने आपको कहाँ का बताया? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? बताएं। बताएं प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? ये दक्षिणी और पश्चिमी मानसून होती है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था प्यारे दोस्तों? लॉर्ड मिंटो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। अच्छा, ये अमृतसर की संधि थी क्या? तो अमृतसर की संधि आपसे समय पूछ लेता है, कब हुआ था प्यारे दोस्तों अमृतसर की संधि? 1809 में। 1809 में जो है अमृतसर की जो संधि हुई थी, सिख नेता जो थे रंजीत सिंह, किसके साथ हुई थी? सिख नेता रंजीत सिंह के साथ, और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। किसके बीच? रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह समझौता हुआ था। अच्छा, इस समझौते में हुआ क्या था? तो इस समझौते में भारत में ब्रिटिश और सिखों के बीच में जो क्षेत्रीय विवाद हुए थे उसमें, उसे सुलझाने के लिए यह संधि हुई थी। कौन? अमृतसर की संधि। अच्छा, कुछ और संधियों की अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछता है कि इलाहाबाद की संधि आपसे पूछ ले कब, जो आज वर्तमान समय में प्रयागराज है, इलाहाबाद की संधि आपसे पूछ ले कि ये कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अच्छा, किसके किसके बीच में हुई थी आपसे पूछ ले तो रॉबर्ट क्लाइव और बादशाह आलम शाह द्वितीय के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और बादशाह आलम शाह द्वितीय के बीच हुई थी। बनारस की संधि आपसे पूछ लेता है प्यारे दोस्तों, तो बनारस की दो संधि हुई थी। एक हुआ था 1773 में, दूसरा हुआ था 1775 में। पहला जो 1773 में हुआ था वो अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कौन सा? 1773 का। और 1775 की बात करें तो राजा चेतक सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कहां का? बनारस की जो संधि हुई थी। बनारस की जो संधि हुई थी, कितने संधि हुई थी बनारस में? दो संधि हुई थी। कौन कौन था? 1773 और 1700 जो है दोस्तों 75 में। दोनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। किसके? और एक अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दूसरा राजा चेतक सिंह के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि आपसे पूछता है तो मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1776 में। 1776 में जो है पुरंदर की संधि हुई थी मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में आ रहा संधि, जो कि काफी बार अभी हाल में एग्जाम में पूछा गया था कि बसई की संधि कब हुई थी? तो मराठा और पेशवा के बीच में हुई, सॉरी मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ और अंग्रेजों के बीच में 1802 में हुआ था बसई की संधि। ध्यान रखिएगा ये फैक्ट को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। पेंसिल में शीशा किसका बना होता है? तो पेंसिल में जो शीशा बना होता है प्यारे दोस्तों, ये ग्रेफाइट का बना होता है। ये बीएड में हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, जो पिछला यूपी बीएड हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि पेंसिल में शीशा किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विछेंद्री पाल, संतोष यादव, जिनको तेवई, रेखा देशपांडे। तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछ ले तो विछेंद्री पाल थे। ऑप्शन बन जाएंगे किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कुछ करंट
से इशू जो प्रश्न बनते हैं अभी हाल फिलहाल में, जो प्रथम महिला से बनता है, आपसे अगर पूछे कि सबसे कम उम्र की पायलट महिला कौन है प्रथम, तो आयशा अजीज हैं। कौन है प्यारे दोस्तों? आयशा अजीज। ये कौन है? सबसे कम उम्र की जो है ये महिला पायलट हैं, आयशा अजीज। एशियाई खेलों में अगर आपसे पूछ ले गोल्डन मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन पहलवान है, तो दिनेश फोगाट। ठीक है, पहलवान पूछेगा पहली भारतीय महिला पहलवान एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल पाने वाली, तो विनेश फोगाट हैं। और अगर पूछ ले आपसे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पहलवान अभी कौन बनी है हाल फिलहाल में, तो सोनम मलिक बनी है, कि उम्र केवल 18 वर्ष था। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला अभी हाल में प्रश्न बना था एग्जाम में, कौन बनी है, तो प्रियंका मोहिते बनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या कर्नाटक? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका हरियाणा। हरियाणा में जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। ओखला पक्षी विहार आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? यूपी में स्थित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है प्यारे दोस्तों, यूपी में। और आपसे पूछ ले कि मंगल जोड़ी चिल्का झील कहाँ पे है, तो चिल्का झील आपको पता है उड़ीसा में है। वैरण घट्टा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो कर्नाटक में है। नागरहोल रोल राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। 1526 की बात करें प्यारे दोस्तों, तो बाबर और इब्राहिम के बीच में इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बात करते हैं 1527 की, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और 1764 की बात करें तो अंग्रेजों और अवध के जो मुगल थे उनको हराया था 1764 में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और बंगाल के अवधों के बीच और मुगलों के बीच में हुआ था। अगर हम बात कर लिए युद्ध प्लास्टिक का पूछता है कि एग्जाम में कि ये कब हुआ था? 1757 में अंग्रेजों ने बंगालों पर विजय पाई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, भागीरथी नदी पर, नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर? तो टिहरी बांध की बात करें तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर ये स्थित है। चिनाब नदी की बात करें हम, कौन सी बांध स्थित है? तो यहाँ पे बगलिहार परियोजना जो है स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है चिनाब नदी। नर्मदा नदी पर बात करें तो नर्मदा नदी प्यारे नर्मदा घाटी परियोजना स्थित है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि गोदावरी नदी पर, तो इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूनिसेफ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस के रूप में जो मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11
नवंबर को। 11 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी की बात करें तो अभी हाल ही मनाया गया था कौन सा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये आप याद रखिएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस के साथ साथ जो है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में संविधान में अगर हम बात करें तो कुल 25 भाग हैं। और जब संविधान के निर्माण हुआ था, अगर आपको उस समय पूछ ले कि उस समय कितने भाग थे, तो उस समय जो है निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे प्यारे दोस्तों, और 8 अनुसूची थी। कब? निर्माण के समय। और वर्तमान में बात करें प्यारे दोस्तों, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो 470 अनुच्छेद हो गए, 12 भाग हो, 12 अनुसूची हो गई, और आपके जो है कुल 25 भाग हो गए। ये वर्तमान की बात हमने बताई। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 25 भाग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य है वो किसे चुना गया था प्यारे दोस्तों? उस चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी सदस्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अच्छा, प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो ये चुना गया था प्यारे दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अगर आपसे पूछ लेता है कि कभी काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक प्रश्न और बनता है कि संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट नारा की जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे आराम हराम है, ये किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी जी का नारा था। जय हिंद नेता सुभाष चंद्र बोस का। वंदे मातरम की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। वेदों की ओर लौटो, ये भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। चंद्रमा, शुक्र, बुध या पृथ्वी? तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का जो नाम है वो क्या है प्यारे दोस्तों? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अगर हम बात करें शुक्र और बुध की, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसे? इसे किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। अगर हम बुध की बात करें तो बुध को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। किसे जो है ये कहा जाता है प्यारे दोस्तों? बुध को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो संविधान संशोधन 42वें में
1776 में हुआ था। इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आपको बता दें प्यारे दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो भारत में सर्वाधिक जो है कोयला भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? झारखंड में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लोहा का सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक और उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक और उड़ीसा में। किसका? लोहा का। लोहा कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? कर्नाटक और उड़ीसा। और तांबे की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में जो है तांबा पाया जाता है सबसे अधिक। तांबा के लिए राजस्थान जाना जाता है। सोना के लिए दोस्तों बात करें तो सोना के लिए कर्नाटक जाना जाता है। सोना के लिए कौन जाना जाता है? कर्नाटक जाना जाता है। और सीसा और जस्ता के लिए भी ये राजस्थान जाना जाता है। कौन? सीसा और जस्ता के लिए। और इस प्रश्न का अगर सही जवाब है तो वो है आपका झारखंड, जो है भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा जो है इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था प्यारे दोस्तों? ये किया था 1953 में इसकी खोज की गई थी। ये किस नदी के किनारे स्थित है? घंघर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घंघर नदी के किनारे के स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? बताएं प्यारे दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? इस प्रश्न का जवाब दें हमें कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। भारत में तो प्यारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। और भारतीय संविधान का जो अभिभावक है भी किसे माना जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। और उच्चतम न्यायालय से एक प्रश्न और दिमाग में मेरे बन रहा है जो एग्जाम में आपकी पूछता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की को जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अगर हम बात करें कि वियना में क्या स्थित है प्यारे दोस्तों, तो वियना में जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पे? वियना में। और हम न्यू जर्सी की बात करें तो न्यू जर्सी में जो है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। और अगर हम बात करें यूनिसेफ का, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका यूनिसेफ का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है कब? ध्यान दीजिएगा, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके, उस स्थिति में जो है प्यारे दोस्तों भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये आपातकाल जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद और किस भाग में आता है। तो आपातकाल को दोस्तों भारत के संविधान में जो है 352 से 360 के बीच में रखा गया है। भाग कौन सा है? 18वां भाग है। कौन सा? 18वां भाग है। प्यारे दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से अनुच्छेद सबसे ज्यादा पूछता है कि अनुच्छेद 356 में क्या है। तो अनुच्छेद 356 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन
का जो है उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 356 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यारलुंग जांगबो नदी को जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। किसके? ब्रह्मपुत्र के नाम से यारुंगुल जांगबो नदी को जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है ये कितनी होती है प्यारे दोस्तों? ये होती है 250। वर्तमान की बात करें तो 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्यों को जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है प्यारे दोस्तों, और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य और सेवाओं में जो निवृत्त हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, उनको जो है यह योगदान से नामित किया जाता है 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात आती है कि ये राज्यसभा में जो उल्लेख है ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। किस पे? चिनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध की बात करें प्यारे दोस्तों, ये जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि गांधी जी अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे। इस प्रश्न का उत्तर शायद मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया भी था कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, वहीं से मैंने इस प्रश्न को लिया है। इसे आप होमवर्क में या कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमें आप दें। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये हमें आप ज़रूर बताएं कि आपने इन 30 प्रश्नों में 30 प्रश्नों को इस MCQ में दोस्तों आपने कितने प्रश्न का जवाब सही दिया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।